नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और जैसा कि कल आपको पता चला होगा इंट्रो क्लास में, और कल एक क्लास भी डल चुकी है। मैंने बताया था आपको कि अब हम जो है लगभग करंट अफेयर्स के जो है 1200 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, लगभग 1 ईयर के क्वेश्चनों। और काफ़ी बच्चों के पहले से कमेंट आ रहे थे कि जो बच्चे डेली क्लास को एक्सेस नहीं कर पाते हैं करंट अफेयर्स की, या जिन्होंने जो है डेली करंट अफेयर्स को एक्सेस नहीं किया है, तो उन बच्चों की डिमांड थी कि सर एक जो है कंपाइलेशन बनाया जाए पूरा, यानी कि 1 ईयर का जो है कंपाइलेशन बनाया जाए और उसे क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस किया जाए। तो ओनली एग्जाम फोकस के मंच ने इस पर विचार किया और हम जो है एक नई क्लास लेकर आए कल, कि जिसमें जो है 1 साल के हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को जो है लगभग 1200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक क्लास कल हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। और धन्यवाद आप सब लोगों का क्लास को सपोर्ट करने के लिए। और हमारी कोशिश ये थी कि आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए, और आपने देखा भी होगा, आपको महसूस भी हुआ होगा कि कंटेंट जो है आपका आपकी एग्जाम में जो है आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है, वो आप जान चुके होंगे। और कोशिश यही करनी है कि आप अच्छे से तैयारी करो इस टाइम पर जब चारों ओर निराशा है। बस आपके लिए, आपकी एम के लिए सबसे बेस्ट यही हो सकता है पॉजिटिविटी के लिए, कि आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें। प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है नहीं, इस समय सिचुएशन ही ऐसी है पूरे देश में। लेकिन हमें प्रॉब्लम्स का भी सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लिए एक रास्ता बनाना है दोस्तों। और ये आप ये जानते हो कि कोई भी व्यक्ति अपने एम को जब तक नहीं कर पाता, तब जब तक जो है वो चुनौतियों का सामना न करे। तो इसीलिए हमें जो है अपने एम को ध्यान में रखते हुए, और जितना भी टाइम हमसे बन सकता है, जितना भी हम कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, उतना हमें करना है। क्योंकि आप ये मान के चलो कि अगर आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी रहेगी पढ़ाई में, तभी तभी आपके जो है पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, और जैसे ही एग्जाम होगा वैसे ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो है 100% दे पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से क्लास फिर करते हैं। और हाँ, जिन बच्चों जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो जो क्वेश्चन आते हैं, तो जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर्स पता हो, तो वो अगर वो जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है वो उसका आंसर कर दिया करें। और क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ तो इतना टाइम नहीं होता है कि एकदम सारे कमेंट्स देखने का, लेकिन वो उन पर आता है तो कर दिया करें, क्योंकि हमें थोड़ा स्पीड से ही पढ़ाना है। 1200 क्वेश्चन की क्लास डिस्कस करनी है, तो ठीक है नहीं, तो थोड़ा टाइम स्पीड से बताना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है नहीं। तो लेकिन कोशिश ये की जाती है कि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाए। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, कल जहाँ तक हम करा दिया था, उससे आगे आज हम पढ़ते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, के अध्यक्ष कौन है। तो हमें ये बताना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्या होता है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्या होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था होती है जो क्रिकेट को रेगुलेट करती है। ठीक है नहीं, जितनी भी मतलब क्रिकेट के जो भी मैच होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इन सब का जो है मतलब जो मैचों का आयोजन कौन कौन सा देश होगा, किस देश में सारे आयोजन होंगे, या इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रतियोगिताएं हैं क्रिकेट की, वो कहाँ किस देश में होंगी, ये सारे जो डिसीजन है वो इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद लेती है। तो वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष कौन है, हमें ये बताना है। तो देखो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका है शहरयार खान, और दूसरा ऑप्शन आपका है सौरभ गांगुली, और तीसरा ऑप्शन आपका है जय शाह, और चौथा ऑप्शन आपका है गेग बर्कले। जिन बच्चों को पता है वो एकदम से कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दें, और बाकी फिर मैं बताता हूँ। ठीक है नहीं, तो देखो इसका आंसर है आपके पास गेग बर्कले। ठीक है नहीं, तो चौथा इसका आप मतलब आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में थोड़ा सा हम और जो है जानकारी लेते हैं। जैसे इसकी स्थापना 1909 में हुई, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है।
ये आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 1909 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट की जो है रेगुलेशन के लिए सबसे बड़ी संस्था है। बस इतना आपको याद रखना है। और मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ पीडीएफ की फॉर्म में, तो ये बड़ी स्क्रीन पे भी बड़ी स्क्रीन पे स्पेस ही नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। पीडीएफ को जब वहाँ डालते हैं तो विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए हमें जो है इस फॉर्म में कराने पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी से समझाया जा रहा है। और जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हुए हमने क्या देखना है, जो क्वेश्चन की टर्मोलॉजी है उस पर फोकस करना है। अगर क्वेश्चन में जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो आपकी समझ में आ गए तो आंसर तो ऑटोमेटिकली आप कर ही लोगे। बस थोड़ा सा जो है करंट से जुड़ने की बात है। और जो क्वेश्चन में जो वर्ड हैं उन्हें मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं और उसके बाद आपको जो है ये जो क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन की विद आंसर पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ओनली एग्जाम फोकस के जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन करें और जितना मैं पढ़ाता हूँ उन सबकी जो है पीडीएफ फॉर्म आपको वहां मिल जाएगी। केवल आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझें, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके भी बैठें और जो मैं थोड़ा वर्ड में यहाँ जो भी वर्ड को डिस्कस करता हूँ उसे लिख भी लें और बाकी जो है पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आपको घर आने की कोई जरूरत नहीं है। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को देख रहे हैं, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखो एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो देखो जैसे आईसीसी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल थी, वो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के रेगुलेशन के लिए थी। ऐसे ही जो है ये जो एसीसी है यानी एशियाई क्रिकेट परिषद, ये जो है एशिया में क्रिकेट के जो है रेगुलेशन के लिए सबसे बड़ी संस्था है। और इसका जो है क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो है 1983 में इसका जो है स्थापना हुई। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है या किसे बनाया गया है, तो हमें ये देखना है। ठीक है नहीं, तो आपके पास पहला ऑप्शन है आपका अमित शाह, दूसरा ऑप्शन अनुराग ठाकुर, तीसरा सौरव गांगुली और चौथा जय शाह। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अमित शाह तो हमारे होम मिनिस्टर हैं और अनुराग ठाकुर ये भी मिनिस्टर हैं आपके पास, और जो जय सौरव गांगुली हैं ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं इस समय। तो आपके पास केवल नाम बचता है जय शाह। तो जय शाह जो है वो वर्तमान में जो है एशियाई क्रिकेट परिषद जो है उसके अध्यक्ष हैं। और जय शाह, एक बात और जय शाह से जुड़ी हुई है, जय शाह जो है बीसीसीआई में जो है सबसे कम उम्र के जो है ये सेक्रेटरी बनाए गए, मतलब सचिव बनाए गए हैं। तो बीसीसीआई में सबसे कम उम्र के सेक्रेटरी भी जैसा है और इन्हें ही जो है एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। और सौरव गांगुली जो है वो बीसीसीआई के जो है अध्यक्ष हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, और इस जो ये एशियाई क्रिकेट परिषद है इसकी जो स्थापना है 1983 में हुई है। और क्या करने के लिए, एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। और ये जो एशिया में जो है क्रिकेट के रेगुलेशन के लिए सबसे बड़ी संस्था है। आगे बढ़ते हैं। जिसे आंसर पता हुआ करे तो कमेंट कर दिया करो कमेंट बॉक्स में। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्डर गावस्कर ट्रॉफी किन किन देशों के बीच हुई, या किन किन, ये जो टूर्नामेंट है किन किन देशों के बीच हुआ। अगर आपको याद हो कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मुल्क मेडल किसे मिला है, तो वहां पे मैंने डिस्कस भी किया था वार्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। तो आप यहाँ बताएं किन किन देशों के बीच है। जिन लोगों को पता हो कमेंट करते रहें। ठीक है, और जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपके पास वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। आपके पास पहला भारत और ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आपके पास है भारत और दक्षिण अफ्रीका, तीसरा भारत और इंग्लैंड और चौथा भारत और न्यूजीलैंड। तो अगर जिन लोगों ने कल क्लास ली होगी वो एकदम इसका आंसर दे पा रहे होंगे। और इसका आंसर हो जाता है भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो देखो गावस्कर तो भारत के हैं ऑब्वियसली, और वार्डर जो है वो मतलब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। तो इन दोनों के नाम पर ही जो है इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है वार्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ये किस किस के बीच है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचांक
धारणा सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? नंबर देखो, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है यानी कि भ्रष्टाचार से संबंधित जो है चीजों को बताएगा, या भ्रष्टाचार के जो इंटरनेशनल लेवल पे विभिन्न देश हैं उसमें जो है सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर है वहां पे भ्रष्टाचार कितना है उसके हिसाब से जो है विभिन्न देशों को ये रैंक देता है। तो आपके पास पहला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और चौथा है विश्व व्यापार संगठन। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका जो अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, और वैसे इसका आंसर आपके पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है, एनजीओ है, उसके द्वारा जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया जाता है। और ये जो संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये कहाँ है आपके पास? जर्मनी में है। ये जो संस्था है ये आपके पास जर्मनी में है, और जर्मनी के बर्लिन में एक शहर है बर्लिन, वहां पे जर्मनी के बर्लिन में ये संस्था है, ठीक है नहीं, एनजीओ है। और भ्रष्टाचार जो ये सूचकांक है इसमें जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर इसमें न्यूजीलैंड को जो फर्स्ट रैंक दी गई है, यानी इन देशों में भ्रष्टाचार नामात्र के मतलब है लेकिन बहुत नामात्र का, वह डेनमार्क। इन्हें दोनों को संयुक्त रूप से जो है पहला नंबर दिया गया है। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो इंडिया की जो रैंक है इसमें, इंडिया की रैंक है 86, यानी कि 180 देशों का ये जो सूचकांक है उसमें भारत की रैंक है 86, ठीक है नहीं। तो और जो डीपली थोड़ा एक्सपेंशन मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और जो मेन बातें मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या याद रखना है। देखो क्वेश्चन मैंने आपसे एक बात बताई थी कि क्वेश्चन हमें रटना नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन को समझना है और पॉइंट टू पॉइंट जो है क्वेश्चन की बातों को याद रखना है। जो बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं मतलब वो खासकर हम लोगों की पहल ये है कि वीडियो जो है हर उस क्षेत्र तक पहुंचे जहां पे जो है सुविधाओं का अभाव है। जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इस टाइप से ये जो है पढ़ाई का जो सेशन चल रहा है और उनकी तैयारी में जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है सभी बच्चों की, जो बच्चे मन से तैयारी करना चाहते हैं और जिन्हें केवल टाइम पास करना है वो वीडियो को देखते हैं छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि सभी लोग जॉब पे भी नहीं लग सकते ना, तो जो लोग मन से चाहते हैं आगे बढ़ना, जो लोग मन से चाहते हैं अपने एम को प्राप्त करना, वो वीडियो जब तक वीडियो चला तब तक उसे देखें और डेली उसे आप जो है आप फॉलो करें, जिससे आपकी तैयारी जो है बढ़िया हो जाए करंट अफेयर्स की। और वो कहते हैं बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, और ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस आप इस क्लास को अच्छे से 1200 क्वेश्चन को जो है कर लो। ये बात की गारंटी है कि ओनली एग्जाम फोर्स का जो मंच है ये वो आपको ये गारंटी देता है कि इससे बाहर आपके पास क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है जाना, क्योंकि ये कई रिसर्च करके ये पीडीएफ बनाई गई है और खुद मेरे हाथ से बनाई गई है, ठीक है नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया। इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या याद रखना होता है। पहले वो संस्था किसने जारी किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ये है क्या भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, कहाँ मतलब कौन क्या चीज है ये, तो ये एक एनजीओ टाइप है और ये जो है विभिन्न देशों में जो पब्लिक सेक्टर का मतलब जो गवर्नमेंट का क्षेत्र होता है उसमें जो भी भ्रष्टाचार होता है उसके आधार पर जो है देशों को रैंक देता है। और इसने पहली रैंक जो दी है न्यूजीलैंड और डेनमार्क को दी है, यहाँ बहुत कम भ्रष्टाचार है। और 180 देशों में भारत का जो है 180 देशों में 86वां स्थान है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ेंगे, इतना ही याद रखना है बस। अगला क्वेश्चन है द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ जो है समझौता किया है, ठीक है नहीं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है नहीं, और नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है। जिन्हें पता है वो कमेंट करते रहें कमेंट बॉक्स में। तो देखो नीति आयोग ने जो है द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए जो है
वो आपके पास किसके साथ समझौता किया है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो देखो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है ये एक पोर्टल है, जहां पर जो है पोर्टल जहां पे मतलब जहां पर जितनी भी महिला उद्यमी है, जो महिला उद्यमी है वो सब एक साथ आ सकती हैं इस पोर्टल पर। यानी सारी महिला उद्यमी जो हैं उन्हें सबको ये पोर्टल एक साथ लाता है। और इसे नीति आयोग मतलब नीति आयोग में जो है लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? इसे फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो हमें क्या याद रखना था? द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। तो ये एक पोर्टल है जहां पर जो देश में हमारे जो महिला वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब महिला उद्यमी है, ठीक है नी, वो जो है सारी जो महिला उद्यमी है वो एक प्लेटफॉर्म पर आती हैं। और ये किसने जारी किया? नीति आयोग ने। किसके साथ मिलकर? फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर, ठीक है। बस इतनी बात यहाँ पे रखनी है। फिर आगे आपके पास अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो स्टील क्वेश्चन में जो मेन चीज होती है वो अंडरलाइन कर लेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है भारत में स्टील निर्माण की जो है स्टील निर्माण की कंपनी है और जिसका जो स्वामित्व है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है, ठीक है नहीं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है भारत में स्टील निर्माण की कंपनी है और जिसमें जो है जो स्वामित्व है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है। तो इसकी अभी जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है? स्टील दो सीधे नाम है, जहां नाम होंगे हमें नाम याद रखने हैं, डेटिस भी याद रखनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नाम के साथ कोई समझाया जाए। जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसे समझा दिया जाता है, ठीक है नहीं। तो आपके पास इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है सोमा मंडल को। और ये पहली महिला, ये महिला है और ये पहली महिला अध्यक्ष है, पहली ये महिला अध्यक्ष है। यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये जो है सोमा मंडल पहली महिला अध्यक्ष हैं। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? ये एक स्टील निर्माण की कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व जो है वो भारत सरकार के पास है। बस आपको इतना याद रखना है, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो देखो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये आपके पास ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे बनाया गया है? तो पहले आपको पता होना चाहिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्या है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारत में फुटबॉल के लिए जो है फुटबॉल के संदर्भ में एक सबसे बड़ी संस्था है जो फुटबॉल से संबंधित जो भी प्रतियोगिता होती हैं उनका आयोजन करवाती है और फुटबॉल से संबंधित सारी चीजों को रेगुलेट करता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका पहला उप महासचिव जो है वो अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है। और जो फुटबॉल वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसका मुख्यालय जो है ये दिल्ली में है, दिल्ली के द्वारिका में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। प्रफुल्ल पटेल है आपके पास। तो हमें क्या याद रखना था? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्या चीज है? ये एक संस्था है जो भारत में फुटबॉल को से संबंधित चीजों को रेगुलेट करती है। और इसके पहले उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया? अभिषेक यादव को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, द्वारिका में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल है, ठीक है नी। आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रेलवे बोर्ड, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ का कार्यभार किसने संभाला?
तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ का कार्यभार किसने संभाला? सीधा नाम है, जिन्हें जिन्हें पता है, जिन बच्चों को पता है वो कमेंट करते रहे कमेंट बॉक्स में, ठीक है नहीं। तो इसके जो सीईओ और चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, अभी हाल ही में जो नियुक्त किया गया है वो आपके पास सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा को अभी जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। बस नाम याद रखना है, इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो किस देश की संसद ने किया है? मलाला यूसुफजई, आपने सुना होगा, एक मतलब तालिबान ने इस लड़की पर हमला किया था, फिर इन्हें शांति का नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ। तो किस देश की संसद ने जो है मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो ये पारित किया है आपके पास अमेरिका की संसद ने, ठीक है नहीं। क्या है ये अधिनियम? इस अधिनियम में क्या होगा, जो अमेरिका पाकिस्तान में उच्च शिक्षा के लिए जो डोनेशन देता था उसमें जो है 50% अब जो है छात्रवृत्ति देता था 50% पाकिस्तानी महिलाओं को दी जाएगी, महिलाओं को दी जाएगी उच्च शिक्षा के लिए। बस इसमें इतना याद रखना है कि किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया? तो अमेरिका की संसद ने। क्या है इस अधिनियम में? इस अधिनियम में यह है जो यूनाइटेड स्टेट का जो है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये एक संस्था है, ये जो वेलफेयर का काम करती है। तो अमेरिका से जो डोनेशन दी जाती थी पाकिस्तान को उच्च शिक्षा के लिए, उसमें जो है 50% जो है छात्रवृत्ति वो पाकिस्तानी महिलाओं को दी जाएगी उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है नहीं। किस देश ने ये अधिनियम पारित किया? अमेरिका ने। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो मैंने कल एक क्वेश्चन आया था सुरक्षा परिषद से रिलेटेड, कि वो आया था कि जो आतंकवाद विरोधी जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो उस समय मैंने थोड़ा सा कल, जिन लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो उन्होंने समझा भी होगा क्वेश्चन, तो मैंने सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ा सा बताया था और उसके कितने सदस्य होते हैं ये भी सब बताया था। तो देखो सुरक्षा परिषद जो है ये एक यूनाइटेड नेशन जो है उसकी एक महत्वपूर्ण संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, और इस 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई। काम क्या है इसका? वैश्विक शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका काम है सुरक्षा परिषद का। और ये संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके 15 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य तो जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और 5 सदस्य जो है 5 सदस्य स्थायी और 10 अस्थायी। तो ये आपके पास जो है 15 सदस्य होते हैं। भारत जो है एक अस्थायी सदस्य है, ठीक है नहीं। 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन है आपके पास? अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, 3 रसिया और चाइना, ठीक है ना। ये 5 सदस्य जो है वो स्थायी सदस्य हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? जिन लोगों को पता है कमेंट में वो आप अपना कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखो अमेरिका भी है, चाइना भी है, फ्रांस भी है। क्या कौन सा नहीं है? भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। इस बार ही जो है भारत 8वीं बार जो है सुरक्षा परिषद का 2021 में जो है अस्थायी सदस्य चुना गया है। कौन से क्षेत्र से चुना गया है? एशिया प्रशांत क्षेत्र से, ठीक है नहीं। बाकी जो मैं बोलता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे ओनली एग्जाम फोकस को ज्वाइन करिए, वहां से आप मतलब पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। और देखो मैं आपसे फिर ये कहता हूं कि आप अच्छे से जो है बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ डिसिप्लिन के साथ इस क्लास को पढ़ते रहें, और हमारी कोशिश यही है कि आपको बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट उपलब्ध कराया जाए,
ताकि ये आपके एग्जाम में आपके लिए फायदा कर सके। ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गैर स्थायी सदस्य के रूप में किन किन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता ली। तो देखो अब वही क्वेश्चन है उसी प्रकार से, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में आपको नॉलेज हो गई। अब वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने 2021 में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता ली। तो पहला देखो भारत, हम पीछे अभी मैंने बताया था कि भारत ने ली है, आयरलैंड ने भी ली है, नॉर्वे ने भी ली है। तो इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने जो है 2021 में जो है सुरक्षा परिषद के जो है अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता ली है। तो तीन तो यही है, भारत, आयरलैंड, नॉर्वे, और एक केनिया, और एक आपका मैक्सिको। एक आपका मैक्सिको, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास दो देश ये हैं, और भारत, आयरलैंड और नॉर्वे। तो इन देशों ने जो है सुरक्षा परिषद में जो है 2021 में जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जो है सदस्यता ली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, ये पासपोर्ट मतलब विभिन्न देशों के पासपोर्ट की जो है रैंकिंग बताता है कि किस देश का पासपोर्ट ज्यादा पावरफुल है, और जिस देश का पासपोर्ट ज्यादा पावरफुल होगा उस देश के पासपोर्ट के साथ आप ज्यादा से ज्यादा देशों में यात्रा कर सकते हो, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैं आपसे बताता हूँ, अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो, जैसे मान लो सपोज करो आप अमेरिका जाते हो, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए इंडिया का, वो आपकी पहचान होती है, और फिर आपको यात्रा वीजा लेना पड़ता है। तो हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में जो है ये बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट पावरफुल है, यानी अगर उस देश का पासपोर्ट आपके पास है, उस देश की पहचान आपके पास है, तो आपको आप ज्यादातर देशों में बिना वीजे के ही जा सकते हैं, आपका वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में जो है 2021 इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये देखो जब यात्रा की बात है तो सीधी सीधी बात है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा। ठीक है नहीं, अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो आपके पास जो है जापान को मिला है, और दूसरा स्थान इसे सिंगापुर को। यानी कि ये दो देश ऐसे हैं पहले दूसरे स्थान पे, इनका पासपोर्ट इतना पावरफुल है कि जापान का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप ज्यादा से ज्यादा देशों में जो है बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। और भारत का कौन सा नंबर है, तो 110 देशों में भारत का नंबर जो है वो 85 बार। ठीक है नहीं, तो 110 देशों में भारत का 85वां नंबर है पासपोर्ट के मामले में, और पहला नंबर किसका है, जापान का। और बाकी चीजें जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास है उत्तर प्रदेश किसान मिशन। उत्तर प्रदेश किसान मिशन कब शुरू हुआ। तो देखो किसान मिशन है तो ऑब्वियसली बात है किसानों के लिए कुछ ना कुछ फायदा करेगा। तो पहला आपके पास है, देखो सीधी डेट है तो डेट आपको याद रखनी है, 8 जनवरी 2021 को, 6 जनवरी 2021 को, 4 जनवरी 2021 को, और 10 जनवरी 2021 को। तो इसका आंसर हो जाता है 6 जनवरी 2021 को। उत्तर प्रदेश किसान मिशन की शुरुआत की गई थी 6 जनवरी 2021 को। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इस मिशन का उद्देश्य है किसानों की आय को दुगना करना। ठीक है नहीं, तो इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, 6 जनवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सुमेलित है। देखो क्वेश्चन के अभी तक जो मैंने डिस्कस किए
ज्यादातर प्रकार उस टाइप के रहते हैं वनडे एग्जाम में, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है मैचिंग के भी आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है या निम्न में से कौन सम्मिलित है, इस टाइप से। तो मैंने एक टाइप जो है ये इस प्रकार का भी रखा है कि सम्मिलित वाला, कि आपके माइंड में ये भी चीजें होनी चाहिए, केवल आप एक वन लाइन रट के ना चले जाओ, ठीक है नहीं, रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल भी क्वेश्चन को समझना है, लेकिन सम्मिलित वाला जो है ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इस टाइप की तैयारी भी हमारी होनी चाहिए। तो देखो पहला है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, सम्मिलित है, जल्दी से जिन लोगों को पता है वो जल्दी से बता देना कमेंट बॉक्स में। दूसरा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो देखो पहला मतलब प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ठीक है। दूसरा विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ठीक। और तीसरा विश्व ब्रेल दिवस भी जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है, वो भी ठीक है। ये विश्व ब्रेल दिवस का मतलब होता है जो जिन लोगों की आंखों में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए एक ब्रेल लिपि होती है, ठीक है नहीं, तो वो ब्रेल लिपि के माध्यम से जो है पढ़ाई करते हैं, तो उसी के संदर्भ में जो है विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। जब तीनों सही है तो इसका आंसर हो जाता है, वो पूछ रहा है कि कौन कौन सम्मिलित हैं, तो यानी कि सभी उपरोक्त सभी जो है सम्मिलित हैं, यानी कि ठीक है ये मैचिंग इनका, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमें एग्जाम में जाना है तो अपने 100% तैयारी के साथ जाना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो भी हमें बोले मतलब थोड़ा सा वहां रुक जाना है और सोच के जो है वहां टिक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपके पास बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अगर आप करंट में न्यूज से जुड़े रहे होंगे तो जो लोग जुड़े रहे होंगे उन्हें पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें। और पहला इसका ऑप्शन है वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, हामिद अंसारी ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, आर गिरिधन ये आरबीआई के महाप्रबंधक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर है हामिद अंसारी। तो हामिद अंसारी जो है पूर्व उपराष्ट्रपति हैं भारत के, इनकी एक पुस्तक है बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक। ये पुस्तक जो है इनके राजनीतिक संस्मरणों का संग्रह है, यानी कि इनके जब ये उपराष्ट्रपति थे उस टाइम पे जो है जो भी इनके मतलब राजनीतिक इनकी क्रियाविधि रही तो उनसे रिलेटिव जो भी इनकी मतलब यादें रही, लोगों के साथ जो भी इनका जुड़ाव रहा, जो भी वार्तालाप रही, उन सारी चीजों का एक संग्रह है ये पुस्तक, ठीक है नहीं। याद रख लेना बाई मैनी ए हैप्पी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, ये पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की पुस्तक है, ठीक है, नाम याद रखना आप लोग को। अगला क्वेश्चन आपका द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 17 किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है। तो देखो मैंने क्या बताया आपसे, क्वेश्चन रटना भी नहीं है बिल्कुल भी, नाम है लेकिन कभी कॉमन सेंस का तो हमें यूज करना ही करना है, कहीं नाम है डेट है तो वहां ओबियसली आपको याद ही रखना होता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हुए अगर हम कॉमन सेंस का भी यूज करें तो भी जो है चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो देखो द प्रेसिडेंशियल ईयर, तो इसका मतलब प्रेसिडेंशियल ईयर का मतलब किसी ना किसी राष्ट्रपति ने लिखी होगी। 2012 से 17 अगर आपको पता हो कि 2012 से 17 जो है कौन से राष्ट्रपति रहे थे भारत के, कौन थे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हो। तो 12 से 17 के बीच जो राष्ट्रपति रहे थे वो प्रणब मुखर्जी रहे थे, ठीक है नहीं। तो उनके जो पुस्तक है द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012-17, तो उनका जो उस समय 2 प्राइम मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, उन दोनों से उनके जो रिलेशन थे उन चीजों को लेकर जो है ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाता है प्रणब मुखर्जी। आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया है केंद्र सरकार द्वारा? तो देखो, पराक्रम नाम से पता चल रहा है पराक्रम है, तो कहीं ना कहीं जो है कोई मतलब ऐसी तिथि होगी जो जिस व्यक्ति से जुड़ी हुई हो वो कहीं ना कहीं टैलेंटेड हो और वो जो है पराक्रमी रहा हो। तो 7 जनवरी, 9 जनवरी को विश्व जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 23 जनवरी को विश्व पराक्रम दिवस, यानी कि 23 जनवरी को ये जो है विश्व पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी की ये जयंती है। अब ये क्वेश्चन का दूसरा रूप भी ऐसा आ सकता है कि किस महापुरुष की जयंती को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस महापुरुष की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो आप उसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। ठीक है नहीं, तो ये आपको याद रखना है कि जो पराक्रम दिवस है वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन, मतलब 23 जनवरी। तो दोनों डेट भी याद रखनी है, नाम भी याद रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा चिड़ियाघर भारत में पेंगुइन या पेंगुइन बोलते हैं इसे, पेंगुइन का दूसरा निवास स्थान होगा? तो कौन सा चिड़ियाघर है भारत में? तो देखो, जो पेंगुइन है इसका जो पहला निवास स्थान है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन सा? जीजाबाई भोसले प्राणी उद्यान, पेंगुइन। तो पहला तो राष्ट्रीय उद्यान ये है जहां पर पेंगुइन को जो है रखा जाता है, ये पक्षी है, इसका पक्षी का नाम है ये। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो अभी एक नया मतलब प्राणी उद्यान है, डॉक्टर अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखा गया है। तो डॉक्टर कह रहा हूं, स्वतंत्रता सेनानी जो अशफाक उल्लाह खां, तो वो कहाँ है, किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर में जो डॉक्टर अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है वो जो है पेंगुइन का जो है दूसरा निवास स्थान होगा। अशफाक तो देखो, पहला प्राणी उद्यान कौन सा है? जीजाबाई भोसले प्राणी उद्यान महाराष्ट्र में। दूसरा है गोरखपुर में अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, जो पेंगुइन का दूसरा निवास स्थान होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो लोग मतलब जुड़े हुए हैं कल भी और आज भी, आपको लगता है कि क्वेश्चन आपके जो एम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। ठीक है ना, ये भाई अच्छी कंटेंट देना हमारा दायित्व है और थोड़ा सा आप सपोर्ट करना आप लोगों का दायित्व है। तो आप सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। तो ठीक है, बीच बीच में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट करते रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मतलब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का मतलब जो भारत में चेस खेल है, शतरंज जिसे बोला जाता है, उसके लिए जो रेगुलेटिंग संस्था है वो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है। उसका नया अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो भैया इसका नया अध्यक्ष जो है वो आपके पास जो है किसे बनाया गया है? पहला है विश्वनाथ आनंद, दूसरा संजय कपूर, तीसरा सुनील शर्मा, चौथा राघवेंद्र सिंह चौहान। तो इसके नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं संजय कपूर को। ठीक है, सीधा नाम याद रखना आपको कि चेस फाउंडेशन जो है ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन, उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संजय कपूर को। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाल ही में किसान सूर्योदय
योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो देखो, पहले अगर आपको ये पता है कि किसान सूर्योदय योजना क्या होती है, अगर आपको ये पता है, ठीक है नहीं, तो आप बड़े अच्छे से जो है अंदाजा लगा सकते हो कि किस राज्य ने जो है, या थोड़ा सा उसके बारे में, जब योजना के बारे में पता तो वहाँ राज्य का जिक्र थोड़ा आ ही जाता है, तो बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो किसान सूर्योदय योजना जो है वो गुजरात सरकार ने जो है शुरुआत की है इसकी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि दिन के समय पे जो है किसानों की सिंचाई के लिए जो है विद्युत आपूर्ति करना, यानी कि दिन में सिंचाई के लिए विद्युत की आपूर्ति करना। तो ये इसका उद्देश्य है, बस और कुछ इसमें याद रखने वाली बात नहीं है कि किसान सूर्योदय योजना किस राज्य ने शुरू करी है? गुजरात ने। और उसका काम क्या है कि दिन में सिंचाई के समय विद्युत की आपूर्ति को कंटिन्यू रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो देखो, मैंने आपसे बताया था कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी के दिन जो है महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए भारत। भारत आए, ठीक है नहीं, 9 जनवरी को। इस उपलक्ष्य में जो है ये आपके पास जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब इस बार 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है और इसकी जो थीम थी प्रवासी भारतीय दिवस की, वो आपके पास थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसकी थीम थी प्रवासी भारतीय दिवस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ज अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री द्वारा जो है 15 जनवरी 2021 को किया गया। क्या उद्देश्य है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य ये है कि 8 लाख लोगों को कोविड-19 से रिलेटिव प्रशिक्षण देना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, कब? 15 जनवरी 2021 को। और इसका जो उद्देश्य है वो 8 लाख लोगों को जो है कोविड-19 से संबंधित जो है प्रशिक्षण देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? यानी कि अभी अभी, मतलब हाल ही में कौन से जस्टिस को जो है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो पहला है जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, दूसरा जस्टिस हिमा कोहली, तीसरा जस्टिस सुधांशु धूलिया और चौथा जस्टिस पंकज मित्तल। तो जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर है जस्टिस पंकज मित्तल। तो जस्टिस पंकज मित्तल को जो है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और जो राघवेंद्र सिंह चौहान है, इन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय का, ठीक है नहीं, या हाई कोर्ट लिख देते हैं, उत्तराखंड जो है
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है नहीं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और ये जो हेमा कोहली हैं ये आंध्र प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश हैं। और सुधांशु दुधुलिया जो है गुवाहाटी, ये जो है गुवाहाटी चलो ये गुवाहाटी तय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। और पंकज मित्तल जो है जम्मू कश्मीर के लिए जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो कभी कभी मैचिंग भी आ जाता है, जैसे जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश, हेमा कोहली आंध्र प्रदेश के, और सुधांशु दुधुलिया गुवाहाटी, और जस्टिस पंकज मित्तल जो है वो आपका जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट खोलने के संबंध में भारतीय सेना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो किस बैंक ने करे हैं सेना के जवानों के लिए कौन सा अकाउंट, शौर्य सैलरी अकाउंट खोलने के लिए, वो आपके पास किए हैं बंधन बैंक ने। क्या है शौर्य सैलरी अकाउंट, क्या है ये? अगर कोई सेना का जवान बंधन बैंक में जो है अपना अकाउंट खुलवाता है तो जो अकाउंट को मैनेज करने का जो चार्ज होता है वो नहीं लेगी ये बैंक, और ये लगभग 30 लाख का जो है व्यक्तिगत बीमा देगी, मतलब सर्विस देगी, और 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा भी देगी। तो शौर्य सैलरी अकाउंट खोलने के लिए जो है जवानों के लिए भारतीय जो बंधन बैंक ने उसने जो है भारतीय सेना के साथ जो है समझौता किया है, ठीक है नी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय बैंक, सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, पीडीएफ बनाते हुए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया गया? तो देखो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी कि जो वो इंडेक्स जो डिजिटल पेमेंट के बारे में बताए, तो किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? जिन लोगों को पता है कमेंट करते हैं। तो ये आपके पास जो है ये लॉन्च किया गया है आरबीआई द्वारा। क्या काम करेगा ये जो है भारत में पेमेंट के डिजिटाइजेशन के बारे में बताएगा। यानी कि भारत में जो पेमेंट जो है कितना, मतलब भुगतान जो लोग करते हैं वो कितना डिजिटल माध्यम से करते हैं, तो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स उस बारे में बताएगा। इसके द्वारा जारी किया गया है, आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जनवरी, देखो आप इतना, ये जो पीडीएफ है ये नोट्स बने हुए हैं, मेरे खुद के बने हुए हैं और बहुत अच्छे से रिसर्च की गई है। इन क्वेश्चनों को आप एक बार अच्छे से कर लेंगे ना 1200 क्वेश्चनों को, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं भी किसी बुक के लिए जाने की जरूरत नहीं है, किसी चैनल पर भागने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं को बार बार रिपीट करते रहें और जैसे ही आपका एग्जाम आएगा इनसे बाहर आपका बहुत ही मुश्किल है जो क्वेश्चन आए, क्योंकि ये जो बहुत क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरीके से ने जो है लिया गया है और कई रिसोर्स से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी एक जगह से अपने कर लिए, काफ़ी मेहनत की गई इन क्वेश्चनों पे। बस आप जो है डेली मतलब वीडियो को सुनते रहें और क्वेश्चन ये जैसे नोट्स बनाते रहें या पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर लेंगे और फिर उसे बार बार जो है रिविजन करते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में भारत की कौन सी कंपनी, वाहन कंपनी, दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बनी, ठीक है नहीं। तो देखो मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बनने के लिए जो है जो पूंजी मार्केट होता है उसमें जो लिमिट होती है 1 लाख करोड़ से जो है
अगर ऊपर निकल जाती है पूंजी मार्केट में, ठीक है नहीं, तो वो कंपनी जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन जाती है। तो फिलहाल में कौन बनी है, तो फिलहाल में आपके पास बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो जो है जनवरी में उसका जो मतलब पूंजी मार्केट में जो है पूंजी मार्केट 1 लाख करोड़ से ऊपर निकल गया, और इसलिए जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है बजाज ऑटो, ठीक है नहीं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला, ठीक है नहीं, पहला पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया गया। तो देखो केंद्र शासित प्रदेश है, तो चारों केंद्र शासित प्रदेश है, आपको देखना है, तो याद रखना है, केवल नाम है आपको, ठीक है नहीं। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया गया, वो है आपका लद्दाख में। और पहले जब हमारे पास आया था तो वहाँ खेलो मतलब खेल मंत्रालय ने जो है खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण लागू किया था गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है नहीं। यहाँ जो है किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया, लद्दाख में, लद्दाख के कारगिल में होगा ये, ठीक है नहीं। और जनसार जो है जनसार जंसकार नदी पे, तो ये जो है जंसकार नदी पर खेला जाएगा। और इसमें जैसे आइस हॉकी जैसे जैसे खेल इसमें शामिल होंगे, ठीक है नहीं। आइस हॉकी जैसे खेल इसमें शामिल होंगे, और ये नदी जम जाती है और इसके ऊपर यहाँ खेला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे अमेरिका का पहला श्वेत रक्षा मंत्री बना गया है। तो भैया अमेरिका का पहले देखो, अमेरिका में इस बार सत्ता चेंज हुई है, पहले जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसकी सत्ता थी, अब डेमोक्रेट्स आ गए हैं। तो डेमोक्रेट्स जो है उनका जो पार्टी की ओर मतलब जो श्वेत है उनका झुकाव माना जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि ये जो है सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं। तो जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी डेमोक्रेट ही हैं। तो इसमें जो आपके पास जो प्रश्न आपका, हाल ही में किसे अमेरिका का पहला श्वेत रक्षा मंत्री बनाया गया है, तो इसका आंसर है, पहला आंसर है आपका ऑप्शन लॉयड ऑस्टिन, दूसरा माइक पोम्पियो, तीसरा मार्क बाइडेन, और चौथा जो है कमला हैरिस, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है लॉयड ऑस्टिन। और ये जो है सेवानिवृत्त जो है पूर्व जनरल है, यानी कि अमेरिका की सेना के जो है जनरल रह चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास है काशी को हाल ही में काशी का मतलब वाराणसी को स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है नहीं, गुजरात में अहमदाबाद में। हाल ही में काशी को स्टेचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए किस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। तो कौन सी ट्रेन, देखो काशी और केवड़िया। तो ये जो आपके पास काशी को केवड़िया स्टेशन से ट्रेन जोड़ेगी, जहाँ पर स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की जो है लगी हुई है। तो ये पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। बस याद रखना काशी से केवड़िया, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉनक्लेव 2021 का विषय था। तो पहले आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉनक्लेव 2021, वो इसमें सो मतलब साइन आ रहा है बैटरी लो का, बता रहा है कि लो होने वाली है इसकी, सही है। हाँ,
तो अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय था। तो राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय, पहले हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके पास CSIR, काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है नी। यानी कि जो परिषद है ये मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक रिसर्च के लिए परिषद है, उसके द्वारा राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित किया जाता है। और इसका जो मुख्य विषय था इस बार इसका मुख्य विषय था राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी, ठीक है नी। तो ये इसका मुख्य विषय था। तो देखो यहाँ में मैं आपको जो है जो वर्ल्ड क्वेश्चन में आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और जो पूरा एक्सप्लेनेशन है जो है वो आपको PDF में मिल जाएगा। तो इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से जो है PDF आप ले सकते हैं। यहाँ आप केवल अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है नी। और जो कुछ मैं साइड से लिखवाता हूँ तो लिख भी सकते हैं, अगर कॉपी पेंसिल लेकर आप बैठे हैं तो कोशिश करो कि कॉपी पेंसिल लेकर बैठो, क्योंकि कभी कभी मैं जो बोलता हूँ वो चीजें लिख लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोअर अरोन पनबिजली परियोजना किन किन देशों के बीच है। तो जो लोअर अरोन पनबिजली परियोजना है वो आपके पास जो है भारत और नेपाल के बीच है, ठीक है नी। भारत और नेपाल के बीच है, बस इसमें इतना ही याद रखना, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें जो है अभी जो सतलज जल विद्युत निगम जो मतलब एक कंपनी है, उसे जो है अभी इस परियोजना से संबंधित जो है कार्य का ठेका दिया गया है, ठीक है नी। तो बस आपको ये याद रखना है कि लोअर अरुण जो परियोजना है वो किन किन देशों के बीच है, भारत और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये आपके पास जो है चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है नी। ये आपके पास कोई किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और चिनाब नदी कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, किश्तवाड़ जिले में, ठीक है नी। बस इतना याद रखना है कि रतले पनबिजली परियोजना जो है वो किस जिले में है। तो वो आपके पास है चिनाब जिले में, ठीक है। अब आगे आपके पास आएगा आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेजर्ट नाइट 21 नामक वायुसेना युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ। तो देखो डेजर्ट नाइट 21 और एक था FX21, ठीक है नी। तो ये आपके पास जो है युद्धाभ्यास जो है वायुसेना युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ आपके पास भारत और फ्रांस के बीच, अमेरिका भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत बांग्लादेश। तो इसका आंसर आपके पास भारत और फ्रांस के बीच। तो भारत और फ्रांस के बीच जो है ये डेजर्ट नाइट जो युद्धाभ्यास है, ठीक है ना, 21, ये आपके पास हुआ है। और बस इतना याद रखना है इसमें। और एक और बात इसमें याद रखनी है आपको कि इसमें जो है राफेल विमानों ने भी विमानों ने भाग लिया, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास हो जाए। और आगे बढ़ते हैं, बस 1 मिनट रुको, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलो करते हैं आगे। अब आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में डेजर्ट, ये थोड़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये PDF बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल कौन सी है।
तो भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल जो है वो आपके पास है 80, और किसके द्वारा बनाई गई है? डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये डीआरडीओ व भारतीय सेना द्वारा डेवलप की गई है, ठीक है नहीं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल कौन सी है, तो भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल जो है वो 80 है, और किसके द्वारा बनाई गई है? डीआरडीओ के द्वारा, और भारतीय सेना ने मिलकर बनाई है। और डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की जो है रक्षा से संबंधित जितनी भी रिसर्च अनुसंधान है वो ये काम करता है, डीआरडीओ। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है? तो जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है, तो पहला आपके पास है दिल्ली, दूसरा आपके पास है मतलब उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा मध्य प्रदेश। तो जेल पर्यटन, पहले तो जेल पर्यटन ही समझ जाए। तो ये जो जिस राज्य ने शुरुआत की है वो है आपका महाराष्ट्र। अब जेल पर्यटन को समझें तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या काम किया है, जिन जेलों में जो स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था उन जेलों को जो है पर्यटन स्थल बनाने की प्लानिंग की है, ठीक है नहीं। और ये शुरुआत कौन सी जेल से की गई है? यरवदा जेल से। और इसमें किसे रखा गया था? गांधी जी को, गांधी जी को रखा गया था, ठीक है नहीं। इत्थे है सॉरी, रखा गया था, गांधी जी को इसमें जेल में रखा गया था। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है जेल पर्यटन जो है नामक जो है पहल शुरू करी है, और इसका मकसद क्या है कि जिन जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था उन जेलों को जो है पर्यटन स्थल बनाया जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने कोविड-19 योद्धाओं के बलिदान एवं सेवाओं को सम्मानित करने के लिए कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्मारक स्थापित करने की घोषणा करी? तो ये राज्य आपका उड़ीसा, ठीक है नहीं। और अब अगला क्वेश्चन है आपका, एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है विजयनगर में। चर्चा में क्यों था? क्योंकि विजयनगर को अभी 31वां जिला बनाया गया है कर्नाटक में, कर्नाटक में। और ये जो हम्पी है विजयनगर की क्या था? ये राजधानी था, और किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। बस इतना याद रखना है कि हम्पी शहर विजयनगर की राजधानी था, तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में है, विजयनगर है। विजयनगर को 31वां जिला बनाया है कर्नाटक का। और विजयनगर की जो स्थापना की गई थी वो विजयनगर की जो स्थापना वो आपके पास की गई थी संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का द्वारा। दो राजे एक भाई थे उनके द्वारा, ठीक है नहीं। तो इतना आप करेंगे, और बाकी जो है बाकी क्लास जो है आज यहाँ तक ही जो है क्लास को रहने देते हैं, और बाकी क्लास कल होगी। इतने आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। समझा आपने यहाँ पे, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। और एक बार अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। धन्यवाद सब लोगों को आने के लिए ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर, ठीक है।